जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोग कार्डियक फेलियर डिस्कस करने लगे हैं। कार्डियक फेलियर क्या होता है कि जब हार्ट जो है ना, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जो उसका काम था वो नहीं कर पाता, सब जिस मर्जी वजह से। इसमें ज़रूरी नहीं है, एक बात याद रखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दिल का ही मसला हो। असल चीज़ ये है कि जब दिल अपनी जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट इतनी नहीं मेंटेन रख पाता कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, तो उसे कहते हैं कि कार्डियक फेलियर हो गई। इसमें अपने पास आ गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास लेफ्ट हार्ट है, सही है, और ये हमारे पास राइट हार्ट है। वैसे तो दोनों इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमने फिलहाल अलग किए हैं। और इनके अंदर आपको पता है, जो राइट हार्ट है इसके अंदर कौन सा वाल्व होता है, यहाँ कौन सा होता है और यहाँ कौन सा होता है। यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये, और ये होते हैं पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक है ना। अच्छा, जबकि जो अपने पास ये वाला है, क्या कहते हैं इसे, लेफ्ट हार्ट जो है, लेफ्ट हार्ट में यहाँ होता है माइट्रल वाल्व, और यहाँ होता है एओर्टिक वाल्व, ऐसे ही है। अच्छा, अब इस तरह लेफ्ट हार्ट फेलियर के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। भाई देखो, एक दो तरह आपने बाकी आपने बुक में कैटेगराइज किया है। एक होता है वॉल्यूम ओवरलोड, एक है प्रेशर ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड ये है कि ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, ज़्यादा बर्डन आ गया, उसको ज़्यादा काम, ज़्यादा लोड आ गया उस पे। देखो, अगर सपोज एक मैं ऐसे कहूँ कि जो ये वाला वाल है ना, ये हो गया खराब, और इसकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो गई है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि जब एओर्टा में तो फेंक देते हैं, लेकिन उसमें से वापस आ जाते हैं, रिगर्जिटेट हो जाते हैं। और एक होती है माइट्रल रिगर्जिटेशन, के जो एट्रियम से वेंट्रिकल में चले जाते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये वापस एट्रियम में रिगर्जिटेट कर जाता है, वाल सही तरह से बंद नहीं होता। तो ये होती है माइट्रल और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगर एक बंदा समझदार बंदा खूब देख सकता है कि यार, अगर ये मसला होगा, भला माइट्रल हो भला एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो, तो खून है ना, आगे जाएगा पीछे आ जाएगा, सारा नहीं कुछ हिस्सा वापस आ जाएगा, इसी तरह कुछ यहाँ आ जाएगा फिर वापस चला जाएगा, तो काफी ज्यादा खून इधर उधर घूमता रहेगा। तो मतलब एक ही वॉल्यूम को, खून को बार बार लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए, ऐसा है कि नहीं। तो इस वजह से वो लेफ्ट वेंट्रिकल का पे वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये तो हो गया ना एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एक और मसला होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एक अब इसको पता नहीं ये बात कितनी आपके इल्म में है कि पल्मोनरी जो पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, सॉरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में ना एक कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं पेटेंट, उसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि छोटे बच्चों में अभी जो पैदा नहीं हुए होते उनके अंदर मौजूद होती है। तो उनमें इसका काम होता है, लेकिन बाद में ये बंद हो जाती है। खैर, अगर किसी बंदे में ये बंद ना हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस रहे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी यही मसला होगा कि खून जो हम लोग पंप करेगा ना हार्ट एओर्टा में, वो इधर भी जा सकता है और इधर से भी वापस भी आ सकता है, बाद में वापस फिर इधर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वही सेम चीज़ होगी जो अपने पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हो रही थी। तो हमें पता चला कि माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में प्रेशर ओवरलोड स्टेट रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, और दूसरा है, सॉरी, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट रहेगा, और एक है प्रेशर ओवरलोड। प्रेशर ओवरलोड ये है कि सपोज आगे से हमारी स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, नैरोइंग है एओर्टिक एओर्टा के अंदर, तो एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, तो इसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा इसको पास करने के लिए। तो ये प्रेशर, इस तरह एक बंदे को हाइपर टेंशन है, तो हाइपर टेंशन का मतलब है उसकी एओर्टा, उसकी जो रेडियल वेसल, सारी वेसल्स हैं बॉडी की, उसमें प्रेशर हाई रहता है। जब इस हाई प्रेशर के अगेंस्ट खून को पंप करना पड़ेगा, तब भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो इस हिसाब से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के काजेज आ गए, वॉल्यूम ओवरलोड काजेज में आ गए एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। प्रेशर ओवरलोड में आ गया सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और एओर्टिक स्टेनोसिस। और बाकी मायोकार्डियल डिजीजेज में आ गया कि लाइक कोई और मसला हो गया, कि इसकी इसी का मसला हो गया, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, किसी की इसका एमआई हो गया, तब मसला बन जाएगा इसका। मतलब कोई और इशू बन गया इसका, इसकी पेरिकार्डियम का मसला है, पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, मायोपैथी है, कोई हार्ट का ही मसला है बाकायदा, तो उसमें फिर अपने पास वो भी एक तीसरी रीजन आ गई लेफ्ट
हार्ट फेलियर की। इसी तरह राइट हार्ट फेलियर की भी इसी तरीके से आप 3 रीजंस बना सकते हो। पहला है वॉल्यूम ओवरलोड, या अगर सपोज जो ट्राइकस्पिड वाल है उसका मसला है, या फिर जो पल्मोनरी वाल है उसका मसला है, उसकी रिगर्जिटेशन है, तो ये दो आगे जो वॉल्यूम ओवरलोड करेंगे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के ऊपर। दूसरे प्रेशर की बात करें तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, और या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो ये प्रेशर ओवरलोड कर देंगे। और तीसरा फिर वही जो मायोकार्डियल इश्यूज हैं, तो मायोकार्डाइटिस या फिर जो भी, तो वो आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे अपने पास जो राइट वेंट्रिकल है ना, इसके लिए अच्छा एक एएसडी भी उसने नई टर्म इजाद कर दिया। एएसडी क्या होता है? एएसडी और वीएसडी दोनों इसमें आ सकते हैं। एएसडी वीएसडी ये है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, ये आपको पता है, ये इसे सेप्टम कहते हैं, ये सेप्टम है बीच में ना, तो ये दो एट्रिया के दरमियान वाला सेप्टम है, इसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल। ये दो वेन वेंट्रिकल वाला सेप्टम है, तो कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल। तो एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे डिफेक्ट है, और वीएसडी का मतलब है कि यहाँ पे डिफेक्ट है। अब इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, आपको पता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ना, इस पे प्रेशर हाई होता है और राइट साइड पे प्रेशर कम होता है। और इस डिफेक्ट की वजह से मसला ये बनता है कि लेफ्ट टू राइट ब्लड की शंटिंग हो रही होती है। जब भी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो एक तो एओर्टा में भी फेंकेगा नो डाउट, ये पल्मोनरी ट्रंक में भी फेंकेगा नो डाउट, लेकिन कुछ लेफ्ट से राइट में भी जाएगा। तो इस वजह से ना, तो ये लेफ्ट से राइट में भी एक एक्स्ट्रा ब्लड आई जा रहा है, ये हमेशा एक राइट हार्ट पे ओवरलोड स्टेट रहेगा, जो कि वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट काज करवाएगा। तो वो उसने वीएसडी एएसडी लिखा है, वीएसडी भी ऐड कर सकते हो, ये भी राइट वेंट्रिकल पे वॉल्यूम ओवरलोड कराएगा। प्रेशर ओवरलोड, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी स्टेनोसिस, फिर मायोकार्डियल डिजीजेस, ये सारी ही आ सकती हैं सही बताऊं तो। अच्छा, फिर अपने पास आ गया नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। चार टाइप्स, पांच टाइप्स लिखी हैं, बल्कि क्लासिफिकेशंस लिखी हैं। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हार्ट फेलियर। जल्दी जल्दी, एक्यूट क्या होता है? विद इन डेज, विद इन आवर्स, पता बिल्कुल ठीक था, अचानक से हार्ट फेलियर स्टार्ट हो गया। क्यों? कैसे हो सकता है? एमआई हो गया एक बंदे को, कल तक ठीक था, आज एमआई हुआ, दिल कमजोर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, बात खत्म। क्रोनिक हार्ट फेलियर जो ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, स्लोली स्लोली, पहले थोड़ी सिम्टम्स आई, पहले सांस फूलना शुरू हुआ, तो कुछ साल गुजर गया, फिर हमारे पास आया, बताया डॉक्टर साहब साल से सांस फूलता है, हमने चेक चुक किया, हमने बताया भाई दिल कमजोर हो रहा है। ये है ये है क्रोनिक हार्ट फेलियर। फिर 6 महीने तक और खराब हो गया, अगले 6 महीने और खराब, ये है क्रोनिक हार्ट फेलियर। अच्छा, ये आपने देख लेना है। और इसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग इसके लिए ना जल्दी इंटरवेंशन करके इसकी प्रोग्रेशन से बचा सकते हैं, उसको और वर्स होने से बचा सकते हैं। राइट और लेफ्ट वर्सेस एंड बाई वेंट्रिकुलर, मतलब या तो लेफ्ट हार्ट फेलियर या राइट हार्ट फेलियर, या दोनों तरफ का हार्ट फेलियर। इसमें सेम काजेज लिखी हुई हैं, वही बातें जो हमने पढ़ी हैं। अब मैं अपना थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर के मतलब जो असल चीज आपको पता होनी चाहिए वो बताने लगा हूँ। अच्छा, अब होता ये है हमारे पास कि ये अपने पास आ गया हमारा लेफ्ट हार्ट, और ये हमारे पास आ गया हमारा, हमें यहाँ निकाल रहा हूँ, इस साइड पे निकाल रहा हूँ, राइट हार्ट। ऐसे ही है। अब होता ये है कि इस बात को जरा अपने गौर से समझना, ये सुपीरियर वेना केवा आके भी राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करती है, और इंफीरियर वेना केवा भी आके राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करती है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। राइट एट्रियम में ड्रेन करते हैं, राइट एट्रियम से जाता है खून राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद फिर जाता है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज में से जाता है खून लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होती है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से फिर जाता है अपना राइट सॉरी सॉरी लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से जाता है एओर्टा, और एओर्टा से जाता है टू द बॉडी। इज इट राइट? चलें, पहले हम डिस्कस करते हैं राइट हार्ट फेलियर। किसी वजह से व्हाट्सोएवर द काज हमारा राइट हार्ट फेल हो गया, जैसे पंप नहीं कर रहा खून, क्या होगा? जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा था, जो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा था, इधर तक पहुंच रहा था, वो ये आगे अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा। एज अ रिजल्ट वो खून पीछे प्रेशर डेवलप करेगा, यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर पीछे भी जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में भी जाएगा, इंफीरियर में भी जाएगा। सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, वो हमें पता है कैसे नजर आएगा? हमें नजर आएगा जेवीपी रेज नजर आएगी, जेवीपी रेज गर्दन के ऊपर वेसल्स एंगोज्ड नजर आएंगी, ठीक है, जिनको सुपीरियर वेना केवा ड्रेन करी होती है। और इंफीरियर वेना केवा आपको पता है नीचे पूरी बॉडी को ड्रेन कर दिया। इनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीवर भी है, लीवर को भी ड्रेन कर दी होती है।
तो लिवर में भी कंजेशन होगी, हिपैटिक कंजेशन उसे कहते हैं, मतलब ड्यू टू कार्डियक रीजन का, ठीक है ना, हिपैटिक कंजेशन होगी। और आपको ना उसके लिए एक हम वो भी करवाते हैं, एक एग्जामिनेशन भी होता है, उसमें आप खैर प्रेशर अप्लाई करते हो राइट लिवर के ऊपर, तो उससे ना आपकी वेन्स एंगोज्ड होती हैं, ये वाली वो सेम चीज़ है कि आप यहाँ से दबाते हो तो वो ऊपर को प्रेशर जाता है। इसी तरह जो नीचे फिर मैंने कहा आपको पता है फेमरल वेन्स, आइलेक में, आइलेक से फिर फेमरल में, फेमरल फिर टांगों में, तो यहाँ भी एंगोजमेंट होगी, और इसकी वजह से ये जब ज़्यादा इधर पानी इकट्ठा होगा तो ये बाहर निकलेगा, और बाहर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और पानी बाहर निकलेगा, एज रिजल्ट एडिमा होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, वर्म आ जाएंगे पैरों पे, तो पैरों पे वर्म आना, हिपैटिक कंजेशन होना, जेवीपी का रेज होना, ये सारे फीचर्स हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। एम आई क्लियर? चलते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पे। अच्छा लेकिन अभी देखो, अभी तक लंग्स में भी मसला है क्या? मैंने आपको बताया कि लंग्स में पानी आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा भाई? इससे आगे जो भी खून जितना भी भेजेगा हमारा राइट वेंट्रिकल, अपनी कोशिश करके बेचारा जितना भी आगे भेजेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा जबरदस्त तगड़ा बंदा है, ये उठा उठा के उसे आगे निकालता रहेगा, उठा उठा के उसे आगे निकालता रहेगा। तो इन शॉर्ट कोई पीछे स्टेसिस नहीं होगी खून की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पीछे ज्यादा नहीं होगा, तो कोई मसला नहीं आएगा हमें। लेकिन लेट्स सपोज कि अब बंदे को मसला है लेफ्ट राइट का नहीं, लेफ्ट का मसला है। अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा ना, तो उसमें ये होगा कि अब देखो जो जितना भी आना था ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, वो सही से आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ कहाँ से आना था? यहाँ आना था पल्मोनरी वेन्स से। वो वहां कहाँ से आना था? वहां लंग्स में से आना था। यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज में से आना था। यहाँ राइट एट्रियम वेंट्रिकल में से आना था, यहाँ राइट एट्रियम से आना था, और वहां स्पीयर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में से आना था। तो ये पूरे में मसला आएगा। ये सिस्टम तो पहले भी इन्वॉल्व हो रहा था राइट साइड पे भी, सॉरी, ये तो राइट साइड पे भी इन्वॉल्व हो रहा था। जो असल चीज आई है ना, वो ये सिस्टम आया हमारा लंग्स। लेफ्ट हार्ट फेलियर पे लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे, लंग्स में एडिमा होगा, सही है। और आपको पता है जो अर्ली स्टेजेस होती है ना, अर्ली स्टेजेस, उसमें ये होता है कि जब जब भी लोड ज्यादा हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल पे, बंदा भागा वगैरह कुछ भी ऐसे लोड हुआ, तो लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो पीछे क्योंकि एक है कि लोड नहीं है, नॉर्मल बंदा बैठा है, रेस्ट कर रहा है, अर्ली स्टेजेस है हार्ट फेलियर की, तो जितना आ रहा है वो निकाली जा रहा है, जितना आ रहा है निकाली जा रहा है। लेकिन आपने भागना शुरू कर दिया, अब भागना शुरू कर दिया, अभी तुक बनती है, तो डिमांड आपने बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी, अब ज्यादा जल्दी जल्दी फ्लो करना पड़ेगा खून को, जल्दी जल्दी फ्लो करना पड़ेगा। ओ भाई ये तो पहले ही नहीं ठीक, तो ये जल्दी जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा, तो एज ए रिजल्ट ये फिर पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो फिर एडीमा काज करवा देगा लंग्स में, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में ये होता है कि जब भी ये बंदा ऐसे भागता है, एक्यूटली कोई चेंज आता है ना, तो उसमें लंग्स में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लेटर स्टेजेस में ना, हार्ट फेलियर के, लेफ्ट हार्ट फेलियर में ये होता है कि कुछ लंग्स की वैसे थोड़ा अडेप्ट कर लेती हैं, अडेप्ट इस तरह कर लेती हैं कि वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जब भी उनमें पानी ज्यादा प्रेशर आता है ना, तो जो वेसल्स होती है ना, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। उनके कंस्ट्रिक्शन की वजह से एक फायदा ये तो होता है कि लंग्स में पानी इकट्ठा नहीं होता, लेकिन नुकसान ये होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है डेवलप? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, तो यही चीज असर करेगी राइट वेंट्रिकल को। भला पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना भी हो, पानी जो पीछे इकट्ठा हो रहा है वो भी तो इस पे दबाव डालेगा। तो इन शॉर्ट इसका भी मसला बन जाएगा, राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल होने की वजह से, और उसके बाद फिर राइट एट्रियम भी इफेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ आपको? तो जब ये भी इफेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये स्पीयर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारे मसले आपको नजर आने शुरू होंगे। तो इस तरह ये पेशेंट हमारे पास राइट और लेफ्ट प्रेजेंट करते हैं। एक मिनट इसको जरा क्लियर कर लें। अच्छा चलो, ये हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं एक्यूट क्रॉनिक हो गया था। लेफ्ट साइडेड में मैंने कुछ बहुत कुछ बता दिया। मेजर काज क्या है लेफ्ट का? एम आई मेजर काज याद रखने। बाकी आपको पता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। राइट साइड का मेजर काज क्या है? इसमें देखो उसने बताया हिपैटिक कंजेशन आएगी, जेवीपी रेज्ड आएगी, सारी वो बातें बिल्कुल, बस आप कंसेप्ट ले लो, बाकी मसला ही कोई नहीं है। काजेस क्या होंगे? मेजर काज याद कर लो। लेफ्ट हार्ट फेल, लेफ्ट के फेल होने से राइट कैसे फेल होता है वो मैंने आपको बता दिया, और ये काजेस जो मर्जी लिखी जाओ, सही है। अच्छा एक मजे की काज लिख ले, पढ़ लेते हैं। क्रोनिक लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज में क्या होता है?
मैं आपको बताया था ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ प्रेशर ओवरलोड स्टेट। एक मिनट जरा, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है ये, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर आप देखो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन असल में कैसे डेवलप होता है कि लंग्स की कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही हो ना, तो उसमें जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो भी इफेक्ट होती हैं, उनकी कैलोरी नैरोइंग हो जाती है और वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज करा देता है। उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने से राइट हार्ट फेलियर होता है, इसे कहते हैं कोर पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल। ठीक है, बाकी चीजें आपने देख लेनी है। बाई वेंट्रिकुलर जब दोनों इन्वॉल्व हो जाए, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड फेलियर। यार ये वैसे ना कोई ऐसी कैटेगरी हमने नहीं, मतलब पढ़ी नहीं जाती, उसमें लिखी हुई है। फॉरवर्ड फेलियर ये है कि मतलब जब आपकी ना कार्डिक आउटपुट ज्यादा, जो बिगर प्रॉब्लम है ना वो कार्डिक आउटपुट का है कि वो इनएडिक्वेट है और परफ्यूजन सही नहीं है पूरी बॉडी की, सप्लाई सही से नहीं हो रही, दिल सही से पंप नहीं करा, तो ब्रेन की परफ्यूजन नहीं होगी, उसका मसला, किडनी की परफ्यूजन का मसला, सारे मसले होंगे। और दूसरा है बैकवर्ड फेलियर, कि उसमें ना जो पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है वो आगे, मतलब वो पानी सही से ड्रेन नहीं हो रहा, सही है ना, जो स्पीड वेनिकवा इंफीरियर वेनिकवा में आ रहा है ना, तो वो सही से आगे पंप नहीं हो रहा, जिस तरह राइट हार्ट फेलियर में होता है, तो उसमें मेजर इशू ये होगा। और उसमें जेवीपी रेज जो हेपेटिक कंजेशन के सिम्टम्स आएंगे, लेकिन ये मतलब कोई ऐसे मजे की नहीं है क्लासिफिकेशन। जैसे सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, सही बताऊं तो, लेकिन देख लो क्या है। मैंने इसे रीडिंग नहीं करा, मैं सिर्फ सिंपल आपको वर्ड्स में बताऊं ना, तो सिस्टोलिक वैसे ना मोस्टली दोनों ही चल रही होती हैं, और हम लोग डिफरेंशिएट करने का हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता कि सिस्टोलिक है डायस्टोलिक। खैर, एक बंदे को हमने देखना सिस्टोलिक है कि, तो सिस्टोलिक फेलियर में ये होता है कि उसकी ना आप कह लो कि मतलब अगर हम लोग ड्रा करें, सिर्फ ये लेक्चर सुनना इज मोर देन इनफ आई गेस फॉर, अगर आपने सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये देखो, ये सपोज लेफ्ट हार्ट है, तो इसमें सिस्टोलिक फेलियर ये है कि सही से पंप नहीं हो रहा भाई, सही है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो ये होता है सिस्टोलिक फेलियर। और एक होता है डायस्टोलिक फेलियर, जिसमें फीलिंग सही से नहीं हो रही, मतलब किसी वजह से, अगर सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल की जो अंदर स्पेस है ना वो कम हो गई है किसी वजह से, और कुछ बीमारियां होती हैं, कम हो गई। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। डायस्टोलिक फेज में क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है ना, तो इसकी ना फिलिंग के लिए जगह ही नहीं है, तो खून कम फिल होगा, भला ये इंजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो, जितना आ रहा है उसमें से भला ही 70% बाहर निकाल रहा हो, लेकिन आ ही 50 ml रहा है। नॉर्मली सपोज 120 ml आते हैं और उसमें से 70 ml निकाल देते हैं सपोज, ठीक है। और अब डायस्टोलिक फेलियर है कि आपकी फिलिंग प्रॉपर नहीं होती, 50 ml आता है उसमें से 40 भी निकाल दे, तो है तो देखो फर्क, तो देखो ना, कहाँ 40 कहाँ 70, तो ये डायस्टोलिक फेलियर की कैटेगरी में चली जाती है बात। तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेजर इशू ये होता है कि हाइपरट्रोफी हुई होती है वेंट्रिकल की, हाइपरट्रोफी मतलब मोटा हो जाना, तो उसकी वजह से मसला आता है। अच्छा जी, आगे देखें, लो वर्सेस हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर। हाँ ये थोड़ी सी मजे की बात है, एक मिनट यार, बच्चों ये ना पीडीएफ है ही इस टाइप का कि आपको इतना मे बी इशू आ रहा होगा ज़्यादा देखने में, तो जो बच्चे लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं तो वो लैपटॉप पे देख लें, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जो नहीं कर सकते वो अपनी बुक साथ खोल लें या किसी फॉर्म में पीडीएफ खोल लें, मेरी सुनते सुनते जाएं और थोड़ा थोड़ा वहाँ से रीड करते जाएं। यहाँ से नो डाउट बड़ा मसला है और मैंने कोशिश भी की है, लेकिन ये ब्लर हो जाता है जब हम इसे जूम करते हैं ना, तो अभी के लिए ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, लो और हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर, इसमें लो कार्डिक आउटपुट तो पता है ना कि कितना दिल पंप कर रहा है खून, कितनी आउटपुट है हार्ट की, उसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। अब एक है लो आउटपुट, लो आउट लो आउटपुट तो सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि दिल का मसला आ गया, दिल से इसे पंप नहीं कर रहा तो खून बाहर निकाल नहीं रहा, ये है लो आउटपुट ही कम है, ये है लो कार्डिक आउटपुट। क्या आप मेरी बात मानेंगे अगर मैं कहूँ कि एक हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर भी होता है, कि जिसमें जो कार्डिक आउटपुट है ना वो हाई होती है। अरे समझ आती है बात की, कि मैं कह रहा हूँ हार्ट फेलियर है लेकिन आउटपुट सही है, कार्डिक आउटपुट हाई है, ये निकाल तो ज्यादा रहे, फिर भी फेल है, ये कैसा फेल है। अब एक्चुअली इसमें ना कुछ डिजीजेज हैं जिसमें हम एक समझ लेते हैं, अनीमिया। अनीमिया में ये होता है कि अनीमिया में खून एक फीमेल है उसका HB4 है, ये हार्ट को ना बहुत ज्यादा पंप काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने असल मकसद होता है टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाना। अब इस 4 HB इतने कम आरबीसीज के साथ, इतने कम सारा सारा पानी है, तो उसी को बेचारा पंप करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, और उसके बावजूद हाई कार्ड, मतलब अपनी एफर्ट एक्स्ट्रा डालने के बावजूद भी जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की पूरी नहीं हो रही। और हमारी डेफिनेशन क्या थी,
जब दिल बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। ठीक है? तो बस हमें कहते हैं अच्छा ये भी ऐसा होता है कि ये अर्ली स्टेजेस में अगर किसी बंदे को अनीमिया है ना, तो अर्ली स्टेजेस में उसको हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होगा, लेकिन फिर ये दिल एक वक्त आएगा कि बस फिर बस हो चुकी होगी और फिर वो एक्चुअली उसमें इशू आ जाएगा कोई। ठीक है? और फिर वो आउटपुट भी अपनी कम कर देगा। लेकिन खैर ये अनीमिया, बेरी थायमीन विटामिन है, विटामिन बी 1 उसकी डेफिशिएंसी में होता है ओल्ड एज अल्कोहलिक्स वगैरह में, मोस्टली शराबियों में। मेजर डिजीज ऑफ हड्डियाँ एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड के डिजीज होते हैं ना जिनको, जिन तो उनमें ये मसला भी हो सकता है। वो भी दिल को स्टिमुलेट करे रखते हैं काम करने पे ज़्यादा। फिर अपने पास अब मेजर टॉपिक आ गया क्रोनिक हार्ट फेलियर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपने बेसिक क्लिनिक्स पे देखना है। अभी तक जो चीज़ आपने देखी ना, ये जस्ट एक बेसिक नॉलेज था, बैकग्राउंड। असल मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो पेशेंट देखोगे वो ये देखोगे। ठीक है? क्रोनिक हार्ट फेलियर का। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अच्छा, जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है वो यही आपको मैंने पहले बता चुका क्या होता है, जो स्टोरेज डेवलप होता है। अब इसमें ये होता है कि जब स्टोरेज डेवलप हो रहा होता है ना, तो और बॉडी को डिमांड हाइपोक्सिया होगा, तो वो जाके ब्रेन को शिकायत करेंगे, भाईजान दिल सप्लाई नहीं करता सही से। तो ब्रेन जो है वो दिल को स्टिमुलेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ा देगा, और भी कई तरीके से ना दिल के जिसने कि ज़्यादा काम करा होगा दिल, तो उसके मसल्स, जिस तरह हमारे मसल्स मोटे हो जाते हैं, तो दिल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसका मसल मोटा हो जाएगा। उसके अंदर की स्पेस भी समटाइम्स ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। उसके अलावा उसका हार्ट रेट बढ़ाया जाए, हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, मोस्टली ऐसे पेशेंट्स का हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा जिनको हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा होगा। तब ये होता है कि अर्ली स्टेजेस में ना ये कुछ कंपनसेटरी चेंजेस आती हैं। अगर स्लोली स्लोली डेवलप हो रहा हो, तो उसके नतीजे में ना पहले नज़र ही नहीं आता एक बंदे को कि हार्ट फेलियर है। उसको कुछ कुछ मसले होंगे, थकावट रहना, ये छोटे मोटे मसले होंगे, लेकिन या दिल की धड़कन पैल्पिटेशंस फील होना, ऐसे कोई मसले होंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसको कोई कार्डिक जो हार्ट फेलियर के फीचर्स हमने डिस्कस किए ना, जिस तरह के वो पेरिफेरल एडीमा हो जाना, जो जेवीपी रेज्ड होना, पल्मोनरी एडीमा होना, ये जो टिपिकल फीचर्स हैं वो नहीं आए होंगे, जो वो उसे कहेंगे कंपेंसेटेड कार्डियक फेलियर। लेकिन एक टाइम आएगा जब मतलब नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर अनकंपेंसेटेड हो जाएगा, और उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें वो पानी वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो वो फिर लेटर स्टेजेस में हो जाता है। ठीक है? और एक और बात याद रखनी है, ये हम क्रोनिक डिस्कस करें, एक्यूट हार्ट फेलियर जो होता है ना, उसमें ये चेंजेस नहीं आते। एक मिनट, जो एक्यूट हार्ट फेलियर होते हैं ना, उसमें अभी एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, उसके अंदर इतना टाइम ही नहीं होता कंपेंसेटरी चेंजेस का। उसमें जैसे ही एमआई हुआ, उसके बाद उसको फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जो अडेप्ट कंपेंसेटरी फीचर्स आने के लिए टाइम लगता है, ये बात उसने बताई हुई है। अब इसमें फिर वही है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट या डैम्पिंग, एक बैकवर्ड फेलियर, तो फॉरवर्ड फेलियर। सही है? सिम्टम्स यार आप मुझसे बेहतर बता सकते हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैसे हो रही है, एक्सर्शनल डिस्पनिया क्यों हो रहा है। ठीक है? वही मतलब दिल नॉर्मली काम करी जा रहा है, तो करने तो आपने और बर्डन डाल दिया है, एक्सर्शन करने की जरूरत है। इसलिए हम इन पेशेंट्स को कहते हैं भैया आपने रेस्ट करना है, आपने पंगे शंगे नहीं लेने किसी से। और इसीलिए हम लोग इनको बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दिल को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इजी रहे, इजी रहे। ठीक है? ये दिल को हार्ट रेट बढ़ने नहीं देते, ये दिल की कंट्रैक्टिलिटी की पावर को बढ़ने नहीं देते। ठीक है? हाँ। अच्छा, तो ये देखो वही ना, एक्सरसाइज इस लाइन को देख लेना आप इस पैराग्राफ के लिए। एक्सरसाइज ज्यादा की, वेनस रिटर्न ज्यादा हुआ, तो हार्ट नहीं उसको मैनेज कर पाएगा, तो कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, लंग्स में डिस्पनिया हो जाएगा, इजी पीजी। और थोपनी आपको पहले बता चुका हूँ, सीधा लेटेंगे तो पानी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी पानी की, लंग्स में फैल जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं। प्रोक्सिमल नक्चरल डिस्पनिया क्या है, वही सेम सिनेरियो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी जब लेटोगे तो, और आधे से 2 घंटे बाद आपकी आँख खुल जाएगी। पल्मोनरी एडिमा, वही बात, पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा, हार्ट क्लियर होगा, और सेम बातें घूम घुमा के लिखी हुई हैं। अच्छा जी, सिम्टम्स ड्यू टू रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, जब रिड्यूस कार्डिक आउटपुट होगी, मतलब जब दिल सप्लाई कम कर रहा होगा, ऑर्गन्स की परफ्यूजन कम होगी, तो थकावट होना, पट्टों में दर्दें होना, चक्कर चक्कर आना, ये सारे मसले होंगे। पट्टों में दर्दें इसलिए होंगी, देखो ना, जब सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी, तो इस्कीमिया होगा ना। और जब इस्कीमिया होगा तो वो अच्छे से नहीं मैनेज कर, मतलब पेन वगैरह होगी डेफिनेटली, इवन के कुछ डेड भी हो सकता है, उनकी मसल वेस्टिंग भी होगी, उनके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, बड़े दुबले पतले से हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ये हो सकता है एडिमा होने की वजह से आपको लगे ओह ये तो इतना मोटा हो गया, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ पानी होता है, मसल मसल बेचारे खत्म हो चुके होते हैं। अच्छा, नोक्चूरिया, नोक्चूरिया ये है कि
कह रहा है कि जब अब वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता है वाटर रिटेंशन वैसे वैसे चलो डिस्कस करने हैं, बातों बातों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जज ना के पढ़ने के लिए। वाटर रिटेंशन है, पता है कैसे होगी? एक है ना बड़ा विशियस साइकिल साइकिल शुरू हो जाता है। देखो, अब किडनीज जो है ना, किडनीज अपनी परफ्यूम को मेंटेन करने के लिए लगे रहते हैं। किडनीज का काम होता है अपनी परफ्यूम को मेंटेन करना, और अगर प्लाज्मा कम हो जाए ना तो उसको ज्यादा करना। प्लाज्मा कम हो जाए तो उसको ज्यादा करना। वो इस तरह करते हैं कि लाइक अगर किडनीज को पता चल जाता है कि प्लाज्मा कम है, और जब प्लाज्मा कम होता है ना तो वो यूरिन कम बनाती है, और ताकि रिटेंशन हो पानी की। सही है, इतनी बात इजी है। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है? बंदे ने जो भी प्लाज्मा था उसका निकल के कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर। प्लाज्मा वेसल से निकल के, एक मिनट। हाँ जी, प्लाज्मा जो है वैसे से निकल के जा रहा है बॉडी के अंदर, और जो किडनीज हमारी बैठी हुई हैं वो देख रही हैं, वो अंदर देख रही हैं प्लाज्मा, वो कह रही हैं प्लाज्मा कम होता जा रहा है। वो क्या करेंगी? वो यूरिन प्रोडक्शन वो कम कर देंगी, मिनिमम करेंगी, ताकि कम से कम और ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा बने। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? ज्यादा प्लाज्मा बने, वाटर रिटेन करेंगी, ज्यादा पानी रिटेन होगा, और वो भी पानी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा, फिर प्लाज्मा कम हो जाएगा। किडनी की है, मैंने यूरिन भी नहीं बनाया, सारा पानी बॉडी के अंदर रखा, पानी कहाँ गया? पानी बॉडी में जाता जाएगा, तो इसलिए ये ओवरलोड स्टेट होगा, और इसीलिए हम इन लोगों को डायूरेटिक्स देते हैं। इनको कहते हैं, ओ पगलियों क्या हो गया, यहाँ डिमो होकर है, तुम लोगों को पानी प्लाज्मा कम लग रहा है, तो फिर वो डायूरेटिक्स से जबरदस्ती पानी निकलवाते हैं। चलो, अच्छा अब एग्जामिनेशन आ गई आपकी, इंस्पेक्शन पे क्या देखोगे? वैसे सोचो क्या देखोगे? अब अगर कार्डियोमेगाली हुई ना तो आपको चेस्ट पे ही ना प्रीकॉर्डियम कहते हैं, जो वो चेस्ट का हिस्सा जो कार्ड जो हार्ट के आगे उसे कहते हैं प्रीकॉर्डियम। तो वो अगर कार्डियोमेगाली हुई ना तो आपको इनके पल्सेशंस नजर आ सकती हैं उसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर। और ठीक है, ये चीजें नजर आ जाएगी। पैल्पिटेशन, अगर आप हाथ लगाओगे आप अपेक्स बीट ढूंढ सकते हो। अपेक्स बीट होता है कि कोई हार्ट है ना हमारा, तो उसका जो लोअर मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट एरिया जो अपेक्स होती है, और ये इस पे ना सबसे ज्यादा, अगर हाथ रखो ना अपने चेस्ट पे, तो सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट होता है जहाँ दिल टकराता हुआ फील हो रहा होता है, तो कहते हैं अपेक्स बीट। वो आपको मिल सकती है, और वो डेविएट भी कर सकती है फर्दर टू द लेफ्ट, अगर कार्डियोमेगाली हो आप पैल्पेशन में वो दे सकते हो। आस्कल्टेशन में आप गैलप सुन सकते हो। गैलप पता है क्या होता है? गैलप होता है S3 या S4 साउंड, इन्हें गैलप कहते हैं। देखो S1 आती है, लब डब, फिर आती है S3, S1 से पहले आती है S4, तो ये एक्चुअली तरतीब होती है। ठीक है, तो ये एक होती है धक 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 धक, एक ये है। अगर सपोज S3 आ रही है तो आएगी धक 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 धक, मतलब इजी बोलो, धक 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 धक। ठीक है, एक दो आएगी, वैसे गैलप साउंड आती है, जिस तरह घोड़े भाग रहे हो ना उस तरह। तो मैं वैसे ही बस समझाने की कोशिश की है। या फिर अगर सपोज S4 आ रही है तो धक 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 धक, इस तरह आती है। ठीक है, खैर, तो ये गैलप है और इसकी अपनी रीजंस हैं। हमारी ये मसले वाली बातें हैं, ठीक है ना, तो ये होती हैं। अगर आगे आया ना चैप्टर में तो ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। बाकी फेफड़ों में पानी इकट्ठा होगा तो उसके क्रैफ्ट्स आएंगे, घोड़ो घोड़ो इस तरह की आवाजें आएंगी सांस लेते हुए। पैरों पे एडिमा फील हो जाएगा, और मरमर्स, आपको सिस्टोलिक मरमर्स सुनाई दे सकते हैं। सिस्टोलिक मरमर यही होता है जब ज्यादा पानी बाहर निकालो ना, तो निकलते हुए आवाज आती है पानी की भी, मतलब जब ज्यादा पानी निकल रहा हो। जिस तरह प्रेगनेंसी में ना पानी बॉडी ज्यादा हो जाता है। याद रखने का तरीका है कि प्रेगनेंसी में जो औरतें ना, वो लेडीज है ना, वो जूसी हो जाती हैं। उसमें यह है कि 1.5 टाइम्स हो जाता है प्लाज्मा, और तो उस वजह से ज्यादा प्लाज्मा की वजह से ना जब वो ज्यादा गुजरता है दिल में से, तो उसमें अब एक सिस्टोलिक मरमर आता है। ठीक है, अच्छा, वो नॉर्मल होता है। और फिजिकल साइंस आप देखोगे तो वही पैलर बेचारे ऐसे, साइनोसिस, वेजोकंस्ट्रिक्शन वगैरह, केजेक्सिया कहते हैं, ऐसे खत्म हो जाता है जब बंदा, बस ऐसा नशे ही नहीं खत्म हो जाते, तो उस तरह कार्डिक केजेक्सिया जो मैं कह रहा था, पट्टे पुट्टे चले जाते हैं, बस वेस्टिंग हो जाती है। पल्स आप देखोगे तो टैकीकार्डिया, बेचारा दिल अभी भी लगा हुआ है ऐसे ही बस। बीपी देखोगे तो बीपी फिर भी डायस्टोलिक तो मे भी ज्यादा हो, लेकिन सिस्टोलिक मोस्टली कम ही हो रहा होता है, क्योंकि वैसे में प्लाज्मा ही नहीं है, सारा तो निकल के बाहर जाई जा रहा है, तो प्लाज्मा होगा तो प्रेशर बनेगा।
फीवर बेचारों को हो रहा होता है। फीवर की असल वजह होती है कि इन्फेक्शंस वगैरह। अब देखो ना, जहाँ पानी इकट्ठा होगा, जहाँ स्टेसिस होगी, वहाँ इन्फेक्शन होगा। वो एडिमा हो सकता है, उनको पैरों में सेलुलाइटिस वगैरह हो सकता है, अल्सर बन सकते हैं, फेफड़ों में निमोनिया हो सकता है, इस वजह से। बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन मिल सकते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ हार्ट फेलियर के काजेज हैं। कार्डियक और पल्मोनरी डिस्पनिया में फर्क नजर तो नहीं आएगा, सुन लें आप। इसमें बेसिक अगर आपको समझाऊं ना, तो जो इसका अपने पास होता है जो पल्मोनरी डिस्पनिया होता है, इसमें मोस्टली बुखार, खांसी, बलगम, ये चीजें होती हैं। बुखार जरूरी भी नहीं, जैसे अस्थमा में बुखार नहीं होता, तो खांसी होना, बलगम आना, पीले रंग की, सब्ज रंग की बलगम, तो ये कुछ चीजें होती है जो ज्यादा। जबकि जो पल्मोनरी डिस्पनिया होता है, इसमें भी आ सकती है, खांसी भी आ सकती है, बलगम भी आ सकती है, लेकिन वो सफेद रंग की पानी वाली या फिर रेडिश कलर की आ सकती है असल। और मेडिसिन भी आप देख सकते हो, मेडिसिन से ज्यादा से आपने अंदाजा लगाना होता है ये क्लिनिकली, कि देखो कार्डिक मसला है, तो आप ये तो नहीं सोचोगे इसको निमोनिया हो गया, आप सोचोगे इसको पल्मोनरी वो है, क्या कहते हैं उसे, पल्मोनरी एडिमा है। और किसी बंदे को कुछ भी नहीं है, 22 साल का बंदा है, यंग बंदा है, खांसी खुंसी हो रही है, या फिर क्रैप्स भी आ रहे हैं फेफड़ों में, तो आप ये तो नहीं कहोगे इसको हार्ट फेलियर हो गया। लाइक थोड़ा लॉजिकल होके इजीली सोचा जा सकता है। बाकी मेडिसिन की बात करें तो इसको जो अपने फेफड़े वाले मरीज होंगे, उनको आप भाप लगवाओगे तो उनसे ठीक हो जाएंगे, है ना, भाप लगवाने से, या फिर कफ सिरप देने से, इन चीज़ों से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अपने पास होंगे दिल वाले भी मरीज, जिनके दिल में जिनके फेफड़े में पानी इकट्ठा होगा, उनको डाययूरेटिक्स दोगे तो तब वो बेहतर होंगे ना, पानी निकलेगा तब बेहतर होंगे। अच्छा, मतलब जब काज को ट्रीट करोगे तभी बेहतरी आएगी। फिर सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, और आई होप कि आप लोग इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ऑन एग्जामिनेशन, जेवीपी रेज्ड होना, हिपैटोमेगाली होना, टेंडर हिपैटोमेगाली, ठीक है, डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा होना, पैरों पे पिटिंग एडिमा होना, और हार्ट डिजीज के एविडेंस होना, मतलब यही एक्सकल्टेशन वगैरह पे ना आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और इम्पोर्टेंट साइज ऑफ, यार मैं बताऊँ, इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट, ये यूँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात है, बाकी तो दोनों में मिल जाएंगे। पल्मोनरी एडिमा, ये है असल डिफरेंस राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर में, अगर आपने क्लिनिकली देखना है। बाकी तो टेस्ट तो आप करवाओ ना, जो भी करवाने हैं आपने, क्लिनिकली ये बेस्ट है। अच्छा अच्छा, कार्डिक के चेक के मतलब उसने बातें, लीन बॉडी मास और सब कुछ खत्म, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी का रिस्क ज्यादा, या जब बंदा ही जान ही नहीं रही तो उसने क्या ही बेचारे ने करना। अच्छा, ये क्या लिखा है, ये जो भी लिखा है मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। फ्रेमिंघम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये इसमें क्राइटेरिया जिसमें से अगर एक मेजर और दो माइनर होना, मतलब इनमें से एक फीचर मिल जाए और इनमें से दो मिल जाए, तो ये आप डायग्नोसिस कर देते हो हार्ट फेलियर के लिए। तो आपने क्राइटेरिया भी याद करना कि नहीं करना, ये आपकी मर्जी। वैसे आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे, चलो जी बिस्मिल्लाह, ईसीजी, एक्सरे, एको, अदर इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड सीपी, ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल फॉर अनीमिया, एलएफटीज, लिवर के फंक्शंस देख लिए, कंजेशन होगी ना लिवर में, तो लिवर ऐसे ऐसा लिवर के भी मसले बन जाएंगे। यूरिया क्रेटिनिन, क्यों, देखो आपको मैंने इतनी बात याद रखनी है कि दिल ने सप्लाई करना है पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, और जब ऑक्सीजन ही पहुंचेगी ना, तो पूरी बॉडी इफेक्ट होगी। तो इसी वजह से गुर्दे भी असरअंदाज हो गए, गुर्दों की परफियन नहीं होगी, गुर्दों में कम जाएगा, तो गुर्दे यूरिया क्रेटिनिन ज्यादा हो जाएगा। गुर्दों ने सफाई करनी थी ना पानी की, खून की, तो जब खून अंदर से गुजरेगा तभी सफाई करेंगे। परफ्यूजन है नहीं, सारा बाहर जाए जा रहा है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स डिरेंज होंगे, कार्डियक एंजाइम्स रेज्ड हो सकते हैं अगर कोई इंफाक्शन भी हो रहा है, मतलब डैमेज भी हो रहा है सेल्स का, तब हो सकते हैं, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट, अगर थायराइड डिजीज है तो इनमें मसला है, मायोकार्डियल बायोप्सी आप करवा सकते हो, क्योंकि बड़ी सार्कोइडोसिस और न जाने अमाइलोइडोसिस, और मतलब मल्टीपल तरह की और भी बीमारियां, सिस्टेमिक बीमारियां हैं जो बायोप्सी पे डायग्नोस होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह बीएनपी, यार बीएनपी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बीएनपी पता नहीं इतना लेट क्यों बताया, ये भी एक मार्कर है, और हार्ट फेलियर का बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है, ठीक है ना। ये इन्होंने शायद पता नहीं क्यों इधर लिखा है इतनी लेट। प्लाज्मा एंडोथेलिन कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो, अब मैनेजमेंट करनी है, वाह भी वाह, मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले आ गया ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसमें ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स हैं। क्या जी, पहले आ गया कि इस्कीमिया और वेस्कुलर हार्ट डिजीज की जो अंडरलाइन काज है उसकी करेक्शन करो, ठीक है, मेक सेंस।
दूसरा क्या है कि अगर कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, कोई ऐसी चीज़ जो उसको वर्स कर रही है, जिस तरह के एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मैं बताऊँ, भागना, ये वर्स करेगा उसे। इसको उसे कहोगे भाई नहीं, ईज़ी रहना है, चुप करके बैठे रहना है, ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी। बाकी अनीमिया है, आपको पता है दिल पे पहले ही लोड पर है, तो और लोड क्यों डालना? अनीमिया सेटल करो, उसको फेरेटिन, उसको वो लगवाओ, विनोफर लगवाओ, खून की बोतलें लगवाओ, उसका एचबी ठीक रखो। अच्छा, निमोनिया हो गया, निमोनिया में भी आपको पता है बुखार हो, बंदे का हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो बुखार इटसेल्फ इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर, तो उसको अवॉइड करो। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो फीचर्स हैं, मतलब जहाँ पानी-पूनी इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए मेडिसिन दो, जिस तरह के डाययूरेटिक्स दो। अब करेक्शन ऑफ रिवर्सिबल अंडरलाइंग काजेज़ की करेक्शन करो, जिस तरह के ये इस्कीमिया, थायरॉयडोक्सिकोसिस, ये सारी वो मसले हैं जिसके वाल्वुलर लीजन हमने पढ़ा ना, माइट्रल रिगर्जिटेशन, वो भी आप ठीक कर सकते हो, रिवर्सिबल हैं। और अरिथमियाज अगर किसी बंदे को होते हैं तो उसमें आप पेसमेकर लगवा सकते हो। किसी बंदे को हाइपरटेंशन है, मैं बताया था ना, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर ओवरलोड करती है, वो ठीक करो। पेरिकार्डियल डिजीज है किसी किस्म की, पेरिकार्डाइटिस है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, उसको ठीक करो, जो भी उसकी मैनेजमेंट है। इसी तरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो उसकी भी मेडिसिन होती हैं, वो ठीक करो। जिस तरह के वाइग्रा वगैरह जो होते हैं ना, वो एक्चुअली बनाई इसलिए गई थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेटिंग काजेज, उनको जो प्रेसिपिटेटिंग काजेज हैं, जिस तरह के अनीमिया, रिदमिया, प्रेगनेंसी, उसको कहो भाई। अब ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि एक हार्ट फेलियर की पेशेंट है, उसको क्या वो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया 1.5 टाइम उसका प्लाज्मा बढ़ जाएगा, तो क्या दिल इतना बर्दाश्त कर पाएगा? तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। इसी तरह इन्फेक्शन किसी किस्म का, यूरिनरी, पल्मोनरी, कोई भी इन्फेक्शन है वो उसको वर्स करता है, बुखार वर्स करता है, इमोशनल काजेज, इमोशनल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, बर्डन आएगा। इजी कंट्रोल ऑफ कंजेस्टिव। अब दो काम हो गए, करेक्शन कर लिया अंडरलाइन काजेज की अगर कुछ पॉसिबल थी तो, और उनको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से बचा लिया, ठीक है। अब हमने करना है कंट्रोल ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब जो हो गया उसकी मैनेजमेंट करनी है भाई जान, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी लिखी है, एस इनहिबिटर्स दो, ठीक है। और साल्ट डाइट कम करो, क्योंकि साल्ट अगर दोगे ना, तो साल्ट अगर सोडियम और वाटर साथ साथ है, हम साथ साथ इतने नहीं भी हैं, लेकिन ये साथ साथ है, तो उसकी वजह ये है कि जो अपने पास है, जहाँ नमक वहाँ पानी, ठीक है। तो ज्यादा नमक, बॉडी में ज्यादा पानी, तो वी डोंट नीड ज्यादा पानी, तो कम नमक कम पानी, 6 ग्राम तक मैक्सिमम डेली डोज है, एक बंदा इतना बस इंटेक कर सकता है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी को भी कम करो, बाइक शाइक का इस्तेमाल करो, चलना फिरना नहीं है इतना। डाययूरेटिक्स का अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आप डाययूरेटिक्स भी ऐड कर दो, ये चलती रहेंगी एसी इनहिबिटर्स, साथ में डाययूरेटिक्स भी ऐड कर सकते हो, वेसोडाइलेटर्स ऐड कर सकते हो, डिजिटैलिस ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, इससे भी नहीं ठीक हो रहा, फर्दर रिस्ट्रिक्शन कर दो, और भाई साल्ट बिल्कुल ही बंद करा दो, बिल्कुल ही साल्ट नहीं पीना, बिल्कुल ही चलना फिरना नहीं है, ठीक है। इससे भी नहीं ठीक हो रहा, लास्ट है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, ऐसे आइनोट्रोपिक होते हैं जो दिल को सपोर्ट दें, दिल को ताकत देने वाली दवाइयाँ, वो दो, एट द एंड यही रह जाता है। जनरल मेजर्स क्या आएंगे भाई जान, रेस्ट करो, डाइट अच्छी करो, साल्ट निकाल दो, स्मोकिंग छोड़ दो, एक्सरसाइज मॉडरेट कर सकते हो, एक होती है बस वैसे ही बैठे बैठे ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा करते रहना, वो पता नहीं उसे क्या कहते हैं, फिजियो वगैरह, लाइक वो कर सकते हो, ऐसे दौड़ना भागना नहीं है। वैक्सीनेशन अपनी करवाओ, इन्फ्लुएंजा से, न्यूमोकोकल से, ताकि निमोनिया वगैरह का चांस कम हो। ड्रग मैनेजमेंट आ गई, डाययूरेटिक्स आ गए, डायलेटर्स आ गए, डिजिटैलिस आ गया। डाययूरेटिक्स में अपने पास लूप डाययूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग है, थायजाइड डाययूरेटिक्स है, सही है। काम क्या करती है ये ओवरऑल का यही काम है कि सोडियम निकालेंगे, पीछे पीछे पानी भी चला जाएगा यूरिन में, ठीक है। और वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड में, एज ए रिजल्ट वो जो कंजेस्टिव साइंस थे वो कम हो जाएंगे। मोस्ट इफेक्टिव पेशेंट विद सिवियर कंजेस्टिव फेलियर और मॉडरेट टू सिवियर, अगर कंजेस्टिव फेलियर है तो बेस्ट, अपने पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और बाकी अपनी सारा ना इसको पढ़ लेना है, इसमें ना इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही याद रहना है, सीधी सी बात है। आज कर भी लिया, कल नहीं याद रहना। तो मेरा बच्चों मशवरा है आपको कि आप लोग इसको बेसिक बेसिक याद करो, नाम नाम याद कर लो, क्या लाइक एक दफा रीडिंग देनी है तो दे लो, इतना नहीं लेकिन फायदा, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लो कि एक्सेसिव डायरेटिक थेरेपी करेंगे तो एक तो हाइपोनेट्रीमिया भी हो जाएगा, पानी भी कम हो जाएगा, और डायरेटिक्स ड्रग्स के अपने कुछ नुकसान आते हैं, जैसे जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है ना, वो बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज्यादा करवाती, मतलब वो पोटेशियम को स्पेयर करते हैं, पोटेशियम को नहीं निकालती, तो वो हाइपर कलीमिया करवाएंगी, हाइपर कलीमिया करवाएंगी। और जो बाकी जो नॉन पोटेशियम स्पेरिंग है वो हाइपोकलीमिया करवाएंगी। अब ना हाइपर कलीमिया दिल के लिए अच्छा है,
ना हाइपोचा, ये रिदमियास कराते हैं, पता है आपको। इसी तरह अगर किडनीज अगर अगर आपने ज़्यादा डायरेटिक्स दे दी और ज़्यादा प्लाज्मा कम कर दिया तो रीनल परफ्यूजन, बाकी चीज़ों की परफ्यूजन कम हो जाएगी। और जिस तरह थायराइड डायरेटिक्स है, ये यूरिक एसिड का अटैक जो होता है, गाउटी अटैक, वो करवा सकती है। तो कुछ मतलब मल्टीपल इनके हैं। फिर वेजोडाइलेटर्स आ गए, जिसमें एस इनहिबिटर्स लाइक बेस्ट है, लव है। हार्ट फेलियर की ना ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मोर्टेलिटी रेट को कम करती हैं, जिनमें एक एस इनहिबिटर्स हैं, एक बीटा ब्लॉकर्स हैं, और यार मुझे दो याद है। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती है, छोटी बात नहीं है। मतलब 5 साल बढ़ा देगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वही कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है। और असल में ना पता है क्या वजह होती है, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब क्रोनिक हार्ट फेलियर चल रहा हो तो दिल आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट भी करता है, दिल की मसल्स भी मोटे हो जाते हैं, और इस तरह से मैं बता रहा था आपको कि वो हाइपरट्रोफी होती है। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई दिल मजबूत हो रहा है, लेकिन दिल मजबूत नहीं, दिल कमजोर हो रहा होता है, और ये अच्छी बात नहीं है। इसे कहते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग। तो इनको इनहिबिट करती है ये बीटा ब्लॉकर, इस रिमॉडलिंग को रोकते हैं, और एस इनहिबिटर ये इस रिमॉडलिंग को रोकते हैं। भाई जो जो दिल अल्लाह पाक ने जिस तरह बनाया है ना, वो बेस्ट स्ट्रक्चर है उसका, उससे ऊपर उससे नीचे दोनों ही खराब है। तो बीटा ब्लॉकर्स उससे ऊपर जाने से रोकते हैं, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं। बाकी जो भी ड्रग्स हैं डायरेटिक्स वगैरह, नो डाउट अच्छा रिस्पॉन्स है, आप फेफड़े में पानी है, डायरेटिक्स दो, फ्यूरामाइड का इंजेक्शन, लासिक्स का इंजेक्शन लगाओ, बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ाएंगे ये लोग। इसीलिए आपने देखा होगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एस इनहिबिटर से, सही है। अच्छा, बाकी फिर वही एस, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। और तो बस फिर ये हम देते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये एस को इनहिबिट करती है। चलो जी, बाकी आपने खुद पढ़ना है, शाबाश। आगे अपने पास आ गया इन इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट, सॉरी सॉरी साइड इफेक्ट। एस इनहिबिटर्स का एक बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है, ये खुश खांसी कराते हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर एक बंदा कोई क्रोनिक खांसी के साथ आपके पास आया है ना, तो आप उसकी हिस्ट्री में बाकी चीज़ों के अलावा ये भी बात पूछोगे कि आप कहीं एस इनहिबिटर्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मोहतरम, तो वो छुड़ाने होते हैं। खैर, फिर उसकी जगह ना और भी ड्रग्स होती हैं, आर्ब्स के नाम से आते हैं, शायद यहाँ लिखी हो कि ना लिखी हो। चलो यार, पता नहीं ये पढ़ना चाहिए कि नहीं, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। फिर अपने पास आ गई प्रिकॉशंस क्या है, ये सारी एक्स्ट्रा बातें, इतनी डिटेल्स, नाइट्रेट्स क्या है, वेजोडिलेटर्स हैं, बस बहुत है, क्या करना है आपने। हाइड्रोलाजिन क्या है, ये भी एक बड़ा जबरदस्त है वेजोडिलेटर, और क्या करना है आपने। एफएल ही करा देता है, ड्रग इंड्यूस्ड, नुकसान भी है। नसीटाइड क्या है, नसीटाइड है, नसीटाइड क्या है, हाँ ये बीएनपी है, बेसिक बेजल न्यूट्रिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड, ठीक है, ये भी एक वेजोडाइलेटर है। बस इतना ही बहुत है। डिजिटैलिस क्या है, डिजिटैलिस जो है ना, ये अपने पास एक वो पौधा होता है गालमन, या फूल होता है, उसके अंदर से मिलता है, एक ड्रग है, और इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है, मतलब दिल को ताकत देता है, ठीक है, दिल की ठीक है, मतलब दिल को हार्ट रेट भी गालमन बढ़ाता है, और साथ में उसकी कंट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है इसका। और इस वजह से इसको ना हम लोग बाद अरिथमियाज वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके बड़े नुकसान भी हैं। तो बस खत्म, इतना क्या पढ़ना। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा, ये तो फार्मा शुरू हो गया है, क्या पढ़ाई जा रहे हैं, स्लो, ये क्या है। इसके साइड इफेक्ट्स आ गए, साइड इफेक्ट्स में बस एक बड़ा क्लासिकल साइड इफेक्ट ये है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए ना, तो पीली पीली चीज़ें नजर आना शुरू कर देती है, उसका एक स्पेसिफिक सा नाम था, मुझे फिलहाल याद नहीं। ये जेंथोप्सिया, जेंथोप्सिया, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, मतलब कुछ भी, बीटा ब्लॉकर्स आ गए, बीटा एंटी रिदमिक थेरेपी आ गई, एंटी, मतलब लाइक ये सेंस नहीं बनती इतना करने की, ये फार्मा या तो आप पढ़ा रहे हो, या आप लाइक कोई क्लासिफाई करो, आप पढ़ा कर रहे हो पहले। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, आई गेस जस्ट नेम इनफ है, एक दो वो इनफ है, इनके साइड इफेक्ट्स इनफ है, तो ये सारा याद कर लेंगे तो भूल जाएगा, डोजेज कहाँ याद रहेंगी इतनी, हम कौन सा कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं अभी।
अच्छा, नो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। नॉन फार्माकोलॉजिकल, अच्छा आपने मेडिसिन दे ली, नहीं ठीक हुआ हार्ट फेलियर, अब आ गई नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसमें है कोरोनरी रीवैस्कुलराइजेशन। ठीक है, कोरोनरी, इसमें ये है जिस तरह के सिंपल सी तो आपको पता है कि रीवैस्कुलराइजेशन हम कोई प्रोसीजर करेंगे कि अगर कोई नाली बंद हुई हुई है उसको खोल देंगे या उधर मतलब कोई ग्राफ्ट लगा देंगे, जिसे हम बाईपास हम लोग जिसे कहते हैं, स्टंट डाल देंगे, तो ये तो पता है हमें रीवैस्कुलराइजेशन होती है। लेकिन ये पॉसिबल कब है? ये तब पॉसिबल है अगर जो आपका जो टिश्यू है ना मायोकार्डियम, या तो वो हाइबरनेटिंग हो या वो मायोकार्डियल स्टनिंग हो। इन दोनों चीज़ों का इन शॉर्ट मतलब यही है कि कुछ ना कुछ जो एरिया है ना वो जिंदा है वहाँ का, मतलब इस्कीमिया हो रहा था, कुछ ऐसा मर गया है लेकिन कुछ जिंदा है। उस जिंदा को बचाने के लिए आप रीवैस्कुलराइजेशन कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो, स्टंटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर एरिया है ही डेड, तो उस केस में आप सिर्फ पेशेंट को रिस्क कर रहे हो, एक सर्जरी का रिस्क दे रहे हो और कोई फायदा नहीं। तो बस ये दो अगर कंडीशंस हैं उस केस में, आप और आपको ये भी लगता है कि भाई ये सप्लाई ठीक करने से ये हिस्सा अगर ठीक हो गया तो जो दिल की में थोड़ी मजबूती आएगी, तब आप इस तरफ जाओगे। बाईवेंट्रिकुलर पेसिंग है, इसमें यही है कि आप वो डाल सकते हो स्टंट वगैरह, स्टंट कह रहा हूँ सॉरी, पेसमेकर लगा सकते हो दोनों वेंट्रिकल्स में। और वो भी तब है अगर आपको ऐसा, क्योंकि आपको जब एमआई वगैरह हुआ हो ना किसी जगह पे, लाइक सपोज ये हार्ट का कोई टिश्यू है ना, लाइक ये हार्ट का है, तो ये वाल्स है, तो यहाँ एमआई हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ एमआई हुआ है, तो ये एरिया ना एरिथमिया का चांस बड़ा ज्यादा होता है इस एरिया से, ये सम कभी भी ना ये एरिया, क्योंकि आपको पता है इस एरिया का स्कीमिया हुआ है, यहाँ के सेल्स जो है ना कीमिया हुए और वो पागल हुए खड़े हैं। और जो पागल सेल्स होते हैं ना वो फिर अपने आप ऐसे वो शुरू हो जाते हैं पल्सेस भेजना, तो वो इथमियास खास करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो वैसे भी इस डेड है तो डेफिनेटली वहाँ एब्नॉर्मेलिटी है, तो अगर ऐसे पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में आपको अरिथमियाज भी मिल रहे हैं साथ में, तो उसके लिए फिर आप पेसमेकर लगवा सकते हो, मतलब डुअल चेंबर भी या फिर बाई वेंट्रिकुलर भी, ये मतलब मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो इतना खास हमें नहीं देखना इसे। और ये भी है समटाइम्स आप पेसमेकर लगाते हो कि आप ना पावरफुल स्टिमुलस देके जोर से कंट्रैक्ट करवा सको, और हार्ट फेलियर की ना जो लेट स्टेजेस है, थर्ड फोर्थ, उसमें आपको कुछ फायदा होता है इससे। अच्छा, इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर, ये होता है आप एक बंदे को अगर लाइक इसी तरह आपको है कि उसको मसला हो सकता है ना, तो मतलब जिसका एपिसोड जिसको बार बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, तो उसमें आप ये लगा देते हो, और ये जब भी टैकीकार्डिया का डिटेक्ट करेगा ना तो ये फौरन उसे कर देगा, रिवर्ट कर देगा उस चीज़ को, उसको ईजी कर देगा। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होती हैं, ये भी बहुत लेट स्टेज में फोर्थ डिग्री में जाके जाके ये कुछ यूज होती हैं फॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा जी, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गई, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, चलो जी बात ही खत्म। लेकिन इसकी रीजंस क्या, कब करोगे आप, चांस खुद सोचो कब करोगे यार, या तो एंड स्टेज डिजीज हो तभी करेंगे ना, अभी अर्ली स्टेजेस में तो नहीं करेंगे, पहले तो बचाने की कोशिश करेंगे। एज कम हो, अब देखो 60 साल का बंदा है, आप उसकी कर दिया आपने हार्ट ट्रांसप्लांट, कितनी उम्र जी लेगा? एक बंदे का आपने हार्ट निकाल के ट्रांस वही किसी यंग बच्चे को लगा देते ना, तो ये भी सेंस बननी चाहिए उसको, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ना हो, मतलब पल्मोनरी वेसल अगर रेजिस्टेंट है, आपने हार्ट लगा दिया, कुछ ही अर्से में राइट हार्ट फेलियर फिर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन, वो बंदा खुद भी मोटिवेशन हो, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, वेट, सब कुछ उसने मेंटेन करने का प्लान करके, भाई नहीं मैं करूंगा ऐसे से, मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये जिम्मेदारी होती है एक। इस तरह कंट्राइंडिकेशंस क्या है, उस बंदे को पहले प्रेगनेंसी चल रही हो, कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, शुगर चल रही हो, किडनी सीकेडी हुआ पड़ा है, मरने वाला है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है पूरी बॉडी में, अभी भी शराब पी रहा है, तो क्या फायदा लगाने का? कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन रिजेक्शन, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है, और ऐसे रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस की जल्दी जल्दी ना, बस ये देख लेना आपने, कुछ इन्फेक्शन हो जाए जो भी। अच्छा यार, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये पहले क्यों नजर नहीं आई? इतने पेजेस के अलावा ना बंदा ये याद कर ले, तुम इसे छोटा छोटा सा क्वेश्चन याद कर ले तो मोर देन इनफ है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर में बस ये याद कर ले। ठीक है, यूरीमिया क्यों होगा? किडनीज की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, यूरिया किडनी काम नहीं करेंगी, खून सही से फिल्टर नहीं होगा, यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसे कहते हैं एजोटीमिया। और अगर वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाए एजोटीमिया के, यूरिया लेवल ज्यादा होने के, तो उसे कहते हैं यूरीमिया। हाइपोक्लीमिया होगा, आप डायरेटिक्स दे रहे हो, वो हाइपोक्लीमिया करवाती हैं। ठीक है, और ये रास सिस्टम, पता नहीं आपको आइडिया है आप बच्चों को कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है? बता देता हूँ, असल में ये आपके काम का भी है। होता ये है कि जब किडनीज की प्रोटीन कम होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, किडनीज देखती रहती हैं कि वेसल में प्लाज्मा कितना है,
तो वो इस तरह देखते हैं कि जब उनकी परफ्यूजन कम होती है, उनकी सप्लाई कम आ रही है उनमें, तो कम आती है ना, तो वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करती है। रास सिस्टम क्या है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, किडनीज में रेनिन रिलीज करती है। रेनिन, अच्छा अब रेनिन क्या करती है, रेनिन है ना एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। अब एंजियोटेंसिन 2 दो काम करते हैं। एक काम ये करता है कि ये एंजियोटेंसिन वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। दूसरा काम ये करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये जाके एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है किडनीज में से, सोडियम को और पानी को अंदर फेंकता है। सही है। तो हम लोग देते हैं ड्रग्स एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एस एंजाइम होते हैं ना, जो कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, हम उनको इनहिबिट कर देते हैं। हम एंजियोटेंसिन 2 को बनने से रोकते हैं। ठीक है। हम लोग वाटर सोडियम की रिटेंशन को रोकते हैं, हम पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रोकते हैं, हम वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन को रोकते हैं। ये एस इनहिबिटर्स डिटेल में जरा बताया हुआ था, तो चलो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर जो ये नॉर्मली ये सिस्टम वैसे कर क्या रहा था, ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा रहा था, हाइपोक्लीमिया करवा रहा था। तो हाइपोक्लीमिया का काज है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बाय रास, हाइपोनेट्रीमिया, लिवर फंक्शंस खराब, थ्रोम्बो डीवीडी का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि डीवीडी का रिस्क एक सिंपल वर्ड में बताऊं कैसे बढ़ जाता है, दिल से काम नहीं करा, खून से फ्लो नहीं करा, स्टेसिस हो रही है, जब रुका हुआ खून तो जमता ही जमता है डीवीटी। अरिथमियाज हो सकते हैं, कई वजूहत हैं। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, ये होता है कि एक बंदा है, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर ये होता है कि मतलब जब आपकी दवाइयां जो है ना वो काम नहीं करें बस, तो उस कहते हैं कि बस रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है। अब उसके लिए फिर आप बड़ी विगरस वगैरह थेरेपी दोगे तो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो बस इसमें भी मुश्किल हो जाता है। और प्रोग्नोसिस क्या है कि एनुअल मोर्टेलिटी रेट है 5% अगर स्टेबल पेशेंट हो और माइल्ड सिम्टम हो, तो उसके बावजूद भी एक साल में 5% लोग मर जाते हैं, और 30 से 50 लोग एडवांस डिजीज में प्रोग्रेस कर जाते हैं। मल्टीपल रीजन है इसकी। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, अगर आप एहतियात नहीं करोगे, दवाइयाँ नहीं लोगे, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं। वो तो एक आगे ना मैनुअल के वैसे उसने बताया है कि ज़्यादा ही हार्ट फेलियर है और ये वो सब कुछ है, तो किडनीज का मसला भी साथ में हो गया स्टार्ट। हाई इलेक्ट्रोलाइट्स आपके खराब हैं, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं हो रही है, या फिर डिजीज है ही इस तरह की जो ट्रीट ही नहीं हो सकती, तो इस तरह। अब आ गया एक्यूट हार्ट फेलियर, जो कि सडनली विद इन आवर्स और डेज में डेवलप करते हैं। सही है। और इसमें पेशेंट कैसे आएगा, सारी सिम्टम्स लेके आएगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो गई है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, और कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, वो हम देखेंगे क्या होते हैं। अच्छा, तो अगर एमआई हो गया और एमआई में बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसमें वो हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा। तो या फिर एमआई हुआ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, एमआई की ना विद इन अर्ली स्टेजेस ना बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मतलब जो हिस्सा डैमेज हुआ है, जहाँ नेक्रोसिस हुई है, वो रप्चर भी तो हो सकती है ना। तो अगर रप्चर होगी, अगर मैसिव वाल, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का रप्चर हो सकता है, वैसे वेंट्रिकुलर वाल का रप्चर हो सकता है, वीएसडी डेवलप हो सकता है, कोई वाल के करीब वाला मसल खराब हो तो वाल खराब हो सकता है, वाल की रिगर्जिटेशन हो सकती है, आपकी कोडा टेंडनी जो है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है। और अच्छा, इसी तरह एओर्टिक वाल्व खराब हो सकता है। मायोकार्डाइटिस, सपोज मायोकार्डाइटिस होता है वायरल, समटाइम्स मोस्टली इडियोपैथिक होता है, कि जिस तरह मसल्स की बस मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस तरह हमें बुखार हो तो हम सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो दिल को अगर इन्फेक्शन होना है, मायोकार्डाइटिस हो जाए, तो भी सही से काम नहीं कर पाता। इडियोपैथिक भी होता है, वायरल भी होता है मोस्टली। तो इसमें ये है कि ये पता किस तरह की हिस्ट्री होगी, कि बस ठीक ठाक था, पता नहीं क्या हुआ तो वो चला गया, तो इस तरह की हिस्ट्री होगी मायोकार्डाइटिस में। एक्यूट pulmonary embolism causing obstruction of the circulation। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, जस्ट सुनना है आप लोगों ने, इसको बार बार पढ़ेंगे, आगे अलग अलग बीमारियां पढ़ोगे ना तो खुद ही आ जाएंगी। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मुझे मैंने सारी चीजें कई दफा पढ़ी हुई हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं है। कार्डियक टेम्पोनेट जो है, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है कि जो अपने पास हार्ट है ना,
जो हमारा हार्ट है उसके साइड में पेरिकार्डियम होती है, तो इधर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी या खून या कुछ भी ऐसा, ठीक है। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल कैविटी में कह लो, जैसा प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो तो प्लूरल एफ्यूजन होती है ना, उसी तरह पेरिकार्डियल कैविटी में होना तो उसे कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। उसमें ये होता है कि दिल बेचारा अंदर दब सा जाता है, खुल के सांस नहीं ले पाता, एज ए रिजल्ट जो दिल दब जाता है वो सही से पंप नहीं कर पाता और बंदा हार्ट फेलियर के साथ आता है। और ये एक कॉम्प्लिकेशन है एमआई की। मतलब अगर सपोज किसी बंदे को इस साइड का इस वाल का एमआई हुआ और बाद में ये वाल रप्चर कर गई, कमजोर होगी ना, रप्चर कर गई, तो जो अंदर वाला खून था, जो खून था वो निकल निकल के इधर चला जाएगा और बाद में बहुत कार्डियक टेम्पोनेट करवा देगा, ठीक है। अच्छा, काजिज उसने लिख दिए, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, प्रोस्थेटिक वाल्व फेलियर, मतलब कोई कोई भी चीज हो सकती है, अरिथमिया काज करा सकते हैं हार्ट फेलियर, बस कुछ भी ऐसा हुआ कि बस दिल ने अब नहीं मेंटेन करा, और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। आपको हार्ट वाल खराब हुआ, आपने वाल ठीक कर दिया, हार्ट फेलियर ठीक हो गया, एक्यूट हार्ट फेलियर ठीक हो सकता है। अरिथमिया हुआ, आपने उसको कोई पेसमेकर लगा दिया, वो ठीक हो गया, सही है ना। वीएसडी था, आपने सर्जरी करके वो जो वीएसडी था उसको रिपेयर कर दिया, ठीक हो गया। तो कोई अचानक से मसला हुआ, दिल नहीं काम कर पा रहा, एक्यूट हार्ट फेलियर, ऐसी बस नाम रखे हुए, मुश्किल मुश्किल से है कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी भाई जान? एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा, इजी। कार्डियोजेनिक शोक होगा, कार्डियोजेनिक शोक बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, एक्यूट डिकम्पेंसेशन ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर, हाँ, एक बंदा उसको ना क्रोनिक हार्ट फेलियर चल रहा है, सही है, और वो उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको हो गया निमोनिया, उसको हो गया निमोनिया। पहले उसका था कंपेंसेटेड हार्ट, कंपेंसेटेड था कि कोई साइंस नहीं थे, बड़ा अच्छा जा रहा था, आजकल दवाइयां सी खा रहा था, ठीक था, चल उसे रहा था वैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर। लेकिन उसको निमोनिया हो गया, निमोनिया हुआ, बुखार हुआ, हार्ट रेट ज्यादा हुआ, हार्ट पे लोड ज्यादा हुआ, उसको अचानक से दोबारा वो सारे मसले शुरू हो गए, फेफड़ों में पानी आ गया, पेरिफेरल, क्योंकि दिल ज्यादा काम करे ना, इसे कहेंगे एक्यूट डीकम्पेंसेशन ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर। अचानक से डीकम्पेंसेशन होगी, कंपेंसेटेड था पहले, इजी बिजी। एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, वही सारी बातें हैं, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, कुछ भी नहीं। पैथोजेनेसिस क्या है यार, क्या पैथोजेनेसिस है? लेफ्ट हार्ट काम नहीं कर रहा, पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर ज्यादा होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, इसमें क्या क्या सडन है? रेस्पिरेटरी फीचर्स क्या होंगे, क्या फीचर्स होंगे? सांस नहीं आ रहा होगा, विजिंग हो सकती है, क्रेफ्ट्स आ सकते हैं, खांसी, कफ हो सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है, उसमें वाइट कलर का स्पुटम आ सकता है, रेड खून वाला स्पुटम आ सकता है, तेज से सांस ले सकते हैं, वो गुड़ आवाजें आ सकती हैं, लेटे का तो मसला हो सकता है, तो जब सांस नहीं आएगा तो साइनोसिस हो सकती है, सांस नहीं आएगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, एक्सट्रीमली एंशियस, बड़ा परेशान होगा, आवाज नहीं निकल रही होगी। ये फीचर्स हैं कोई? टू द पॉइंट बात बताओ, बच्चों को कुछ फायदा भी तो हो। कार्डियोवैस्कुलर फीचर्स आगे क्या होंगे? दिल की धड़कन तेज है, जेवीपी तेज है, कार्डियक स्कल्टेशन करोगे तो कोई मरमर मरमर नजर आ जाएगा, बीपी उसका लो है, वही सेम हार्ट फेलियर वाले फीचर्स। और टेस्ट करवा लो, ईसीजी करवा लिया आपने, एक्सरे करवा लिया, एबीजीज करवा ली। एबीजीज एबीजीज होती है कि हम लोग ना आर्टरी में से खून निकाल के टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। हाँ, तो आर्टरी में से खून निकाल के उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ खून के अंदर ऑक्सीजन और पार्शियल पार्शियल आर्टिफिशियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक करवाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। एक होता है पल्स ऑक्स जो उंगली पे लगा के वैसे ही डिटेक्ट करते हैं, वो और चीज़ है, उसका इतना अच्छा फायदा नहीं है, ज़्यादा फायदा ये एबीजीज का है, लेकिन वो भी 5 मिनट में जाती है। लेकिन निकाले कौन? एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, यार ये लफ्ज आ ही गया, मैंने पढ़ाया था ना कि हम लोग, मैंने पढ़ाया था कि हम लोग, एक मिनट, कि हम लोग जैसे inferior vena femoral, मैंने पढ़ाया था फेमरल वेन से जाते हैं इंफीरियर वेना कैवा में, इंफीरियर वेना कैवा से हम जाते हैं राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से हम आगे जाते थे एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से हम लोग जाते थे लंग्स के अंदर, और लंग्स की किसी एक जाके किसी, ये सपोज कैपिलरीज है लंग्स की, तो और इसमें आना था इधर राइट एट्रियम में। तो खैर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाके किसी एक में जाके उसे जहां तक जा सकते हैं वहां जाके उसे बंद कर, वहां बलून फैला देते हैं, और एज ए रिजल्ट अब इस नाली में कोई खून, यहाँ कोई भी खून नहीं आ रहा,
क्योंकि हमने मतलब यहाँ तक तो आ रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा, तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया होगा। अब क्या होगा कि जो प्रेशर इधर होगा, प्रेशर राइट एट्रियम में होगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में होगा, वही फील होगा, क्योंकि ये वाला कॉन्टेक्ट जाएगा ना, ये वही यहाँ हमें महसूस होगा, और इसे कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो भाई, ये ज़्यादा होगा, और उसकी मतलब ये कब ज़्यादा होगा, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा, तब हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा पानी होगा, राइट एट्रियम में भी ज़्यादा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा, लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज़्यादा। और ये एक डिफरेंस है राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। राइट हार्ट में फेलियर होगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, राइट में ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, भूल जाओ तो कोई मसला नहीं, एक दफ़ा सुन लिया, याद रहेगी तो अच्छी बात है। मैनेजमेंट कैसे करोगे? अच्छा जी, बाबा जी थे या कोई 55 साल का बंदा था, हार्ट फेलियर का पेशेंट था, पहले मुझे पता था, मैं अपने क्लिनिक पे उनको देखता भी रहता हूँ। आज कल कल तक ठीक थे, आज अचानक से आए हैं, निमोनिया भी साथ में हुए और अब मेरे पास आ गए। ये भाईजान साँस फूल रहा है और ये मसला, वो मसला। चलो जी शुरू हो जाओ, ट्रीटमेंट क्या करोगे? उन्हें बिठाओ, ठीक है? और पोज़ीशन देख लेना क्या करना है, पल्स ऑक्स लगाया, सैचुरेशन चेक की, फिर ऑक्सीजन अटैच की फ़ौरन, सही है? ताकि जितना भी हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर भेजें, जितना भी लंग्स काम करें, उतनी तो पहुँचाएँ। अच्छा मॉर्फिन लगा दी, मॉर्फिन पता है क्या है? रिलैक्सेंट, उन्हें सुकून देने के लिए, ओपियोइड है, उनको सुकून देने के लिए कि वो ना परेशान ना हो, परेशान होंगे ना तो और मसला बनेगा, और दिल स्पीड तेज़ होगी, तो मॉर्फिन दे देंगे, थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, उनको ईज़ी कर देंगे। डायूरेटिक्स दे देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हुआ है वो निकल जाए। उसके अलावा उनको वेज़ोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, अगर ज़रूरत है। नेबुलाइज़ेशन करवा सकते हैं सल्बुटामोल से, लाइक उनके, ताकि फेफड़े खुलें, पानी जो एडिमा तो है ही है, लेकिन फेफड़े खुलें, ज़्यादा एयर अंदर जाए, वो करवा सकते हैं। और दिल की सपोर्ट के एजेंट्स दे सकते हैं। ये तो कुछ-कुछ काम लिखे हैं, और लिखने जाओ तो आप जो अंडरलाइंग काज़ है उनको ट्रीट करोगे। आप जो निमोनिया हो गया तो एंटीबायोटिक्स लो, ठीक है? मतलब लाइक जो भी आपने करना है, उसके अलावा आपको और क्या कर सकते हैं हम लोग? और भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। अब आ गया कार्डियोजेनिक शॉक। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है, अभी इसके बाद मैं इसे हम वीडियो को एंड कर देंगे। कार्डियोजेनिक शॉक ये होता है कि पहले शॉक क्या होता है? शॉक होता है कि बीपी बंदे का इतना कम हो जाए कि वो बंदा, बीपी इतना कम हो जाए कि उसकी बॉडी की परफ्यूम सही ना हो। वो क्या होता है? बीपी इतना कम हो जाए कि परफ्यूम ठीक ना हो। इन सिंपल वर्ड्स में ये है शॉक। एक टिश्यू जो है आपका हाइपोक्सिया में जाना शुरू हो जाए, टिश्यू का हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाए, तो और बीपी ना आ रहा हो, तो ये है शॉक। हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट्स ऐसे लेटे हुए आते हैं स्ट्रेचर पे, हम बीपी लेते हैं, बीपी आ ही नहीं रहा होता, हम पल्स भी नहीं आ रही होती, हम कहते हैं पल्स लेस, बीपी लेस, उनको लिखते हैं और हम उन्हें डायग्नोज करते हैं एज अ शॉक। अब हमने ढूंढना होता है ये किस टाइप का शॉक है। शॉक के 4 टाइप्स हैं वैसे तो, लेकिन मैं हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे ही बता रहा हूँ छोटी छोटी सी। हाइपोवोलीमिक शॉक, जिसमें वॉल्यूम कम है, सपोज एक बंदे को ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, खून बहुत ज़्यादा निकल गया, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक है, उसके अंदर प्लाज्मा कम हो गया, तो वो नहीं सही से बीपी मेंटेन नहीं हो पाएगा ना, प्लाज्मा चाहिए होता है बीपी के लिए। कार्डियोजेनिक शॉक जो मैंने पढ़ना है, दिल का कोई मसला आ गया, एमआई हो गया, वाल कोई खराब हो गया, कैपिलरी मसल का रप्चर हो गया, दिल सही से पंप नहीं करा, दिल पंप नहीं करा तो प्रेशर कहाँ से डेवलप होगा, ये है कार्डियोजेनिक शॉक। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, मतलब किसी बंदे का ना लाइक वेसल्स डायलेट कर दिए, उसको ना बहुत ज़्यादा वो भीड़ नहीं होते जो शहद के मक्खियाँ होते हैं, उन्होंने काट लिया और अब उसकी ना वो बेहोश होकर मेरे पास आया, उसको ना एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ है। तो इसी तरह लाइक वो भी एक चीज़ है, उसमें ना वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और जो फिर प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाता। प्रेशर मेंटेन करने के लिए ना आपको, मतलब एक पाइप में प्रेशर मेंटेन करना है तो वेसल की टोन चाहिए, अंदर आपको प्लाज्मा चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको चाहिए एक पुश, जो वो से गुजारेगी ना। तो जो पुश है वो हमारा बेचारा हार्ट देता है, ठीक है? जो एक मिनट, जो पुश है वो हार्ट देता है, वेसल्स की टोन, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स वगैरह आ गई और प्लाज्मा आ गया, ये 3 चीज़ें मैंने वही डिस्कस कर दिया, 3 टाइप के शॉक। एक और होता है शॉक, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, लेकिन वो भी हम स्किप करते हैं, हमने नहीं इतना कुछ पढ़ना, हमने सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ना है कि होता क्या है। होता तो भाईजान ये है कि आपका, इसने लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ थोड़ा-सा लिखा हुआ है। वो क्या है, सिवियर फेलियर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन है और यूजुअली काज्ड बाय हाइपोटेंशन, लो बीपी, सही है। और इसके साइंस क्या होंगे? हाथ-पाँव ठंडे होना,
उंगलियां उंगलियां नीली होना, यूरिन ना आ रहा होना चाहिए, क्योंकि जो पेशाब में जब किडनी की परफ्यूजन ही नहीं होगी तो पेशाब नहीं बनेगा, ओलिगोयूरिया होना है, अनीमिया होगा, ठीक है। और अल्टर्ड मेंटल फंक्शन होगा, दिमाग को सप्लाई परफ्यूजन नहीं जा रही होगी तो एंजाइटी, कंफ्यूजन, फैटीग, सारे मसले होंगे, इवन कि बेहोश होगा। ये तो उसने लिख दिया एंजाइटी, वैसे इस तरह भी आ जाते हैं, वो मोस्टली बेहोश ही आते हैं लेटे लेटे। और अगर कार्डियोजेनिक शोक का जो मोस्ट कॉमन काज क्या है, एम आई। ये 40% से ज्यादा एरिया का एम आई हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शोक, वही जो हम लोग हार्ट फेलियर कही जा रहे हैं, वो साथ में शोक भी है, क्योंकि उसमें बीपी भी कम है, सही है। अच्छा जी। और इसमें लैक्टिक एसिडोसिस होगी। लैक्टिक एसिडोसिस पता है क्यों होगी? जो भी जिस भी एरिया का इस्कीमिया होता है ना हमारी बॉडी में, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एन एरोबिक वो करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके। नॉर्मली एरोबिक होती है ना, ऑक्सीजन यूज करते हैं, अगर ऑक्सीजन ना आ रही हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जिस तरह जिम में होती है, ज्यादा जिम कर लो तो पट्टों में वो हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, करने पड़ जाती है, खलियां पड़ जाती हैं। तो उसमें भी यही होता है कि उधर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी हो जाती है। एज ए रिजल्ट लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड पेन करवाता है फील। तो वो जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, इन इन रिस्पॉन्स टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू इस्कीमिया, वो एसिडिक होता है। और वो लैक्टेट जब ब्लड में जाएगा तो वो लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगा। अच्छा जी, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन कार्डियोजेनिक शॉक। बाकी जितनी भी 3 कैटेगरीज़ ना, उसने एक ही नाम दे दिया उनको, नॉन कार्डियोजेनिक शॉक। और उसमें उसने देखा कि उसमें देखा अपने हाइपोवोलेमिक शॉक था, तो उसने कहा चेक करो हाइपोवोलेमिया तो नहीं है, ठीक है? और वेज़ोडाइलेशन तो नहीं है, जिस तरह एनाफिलैक्टिक शॉक है या सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के 2 टाइप्स, मतलब कई टाइप्स हैं। एक एनाफिलैक्टिक है कि ज़्यादा सारे वो उन्होंने काट लिया शहद के मक्खियों ने, तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या फिर कोई ऐसी कोई दवाई खा ली जिससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी तो उसको शॉक हो जाता है वेज़ोडाइलेशन की वजह से। उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है? और दूसरा होता है ये अपना कौन-सा, सर्कुलेटरी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ गई, सहरा में चला गया, बड़ी देर सहरा में रह गया, पानी नहीं मिला, ऐसे-ऐसे। अच्छा, इसमें ना पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर वाली बात बताई हुई है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा यार, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, छोड़ो। इन्वेस्टिगेशंस क्या, चलो जी, ईसीजी, एक्स-रे, एको, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। बड़ी खुशी होती है यार जब नज़र आता है ये, क्योंकि ये बड़ा तंग करता है मुझे काफ़ी अर्सा। इसमें पता है क्या होता है, अब बस इसको आप पढ़ोगे, नहीं समझ आई तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता देना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, मैनेजमेंट वही करेंगे, सबसे पहले भैया ये मैनेजमेंट है कार्डियोजेनिक शॉक की। किसी बंदे को बीपी कम हो गया, आपने ये मैनेजमेंट नहीं करनी। आपने पहले डायग्नोज करना है उसको, है इसलिए सब कुछ करवा के कार्डियोजेनिक शॉक है भी कि नहीं। अगर तो नहीं है, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसको नॉर्मल सलाइन की बोतल लगाओ, उसको रश करो, नॉर्मल सलाइन 2 बड़ी-बड़ी आईवी लगाओ और पिंक कलर की, और उसमें 2 बोतलें नॉर्मल सलाइन चला दो या रिंगर चला दो उसमें, ठीक है? उसको हिस्ट्री लवाइकिन से हिस्ट्री लो ना कि उल्टियाँ वगैरह तो नहीं बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा पेशाब तो नहीं आता रहा, डायरेटिक्स तो नहीं इस्तेमाल करता रहा। चेक करो कि आपको ऐसा तो खुश्क ज़ुबान खुश्क तो नहीं लग रही, कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि पानी की कमी है, तो रिंगर लगाओ। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, एनाफिलैक्टिक है, तो पता करो भीड़ के काटने के निशान है बहुत ज़्यादा, तो उसको कोई एंटी एलर्जिक लगाओ पहले, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स दो उसे। सेप्टिसीमिया है तो उसको एंटीबायोटिक लगाओ, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स दो। कार्डियोजेनिक शॉक है तब क्या करो? तब उसको दिल की सपोर्ट दो, और उसको फिर ये ऑपरेशन है, थ्रोम्बोलाइसिस करो। अगर एमआई है तो उसमें थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, ड्रग्स देते हैं, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वीएसडी वगैरह सारी, मतलब सर्जिकल और मेडिकल जो भी दिल की मैनेजमेंट होती है वो करो, दिल को ठीक करो दोबारा जल्द से जल्द। राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन हो तो आपने आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, ठीक है? उसकी वजह क्या है? मतलब ऐसे ना, उसकी वजह यही है कि राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन होगा तो आई फ्लूइड्स दोगे, उससे प्रीलोड भी ज़्यादा होगा राइट वेंट्रिकल का, उसके अंदर ज़्यादा खून जाएगा, और फिर वो ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही आगे जाएगा। ये खुद नहीं भी फेंकेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही जाएगा आगे। ज़्यादा जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आगे अच्छे से पंप कर देगा, तो बॉडी की परफ्यूजन एटलीस्ट ठीक हो जाएगी। तो ये उसने कहा है। अरिथमियाज़ हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट करो, कोई ड्रग्स एट्रोपिन और पेसमेकर लगाओ। एट्रोपिन ड्रग है जो कि अरिथमिया में देते हैं या हार्ट ब्लॉक में देते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंट पे शिफ्ट कर दो उस पेशेंट को। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप,
ये आपको देखना पड़ेगा। रीवैस्कुलराइजेशन अगर कोई किसी किस्म की वही है कि लाइक बाईपास वगैरह करो, एंजियोप्लास्टी करो, स्टंट डालो, ये सारे रीवैस्कुलराइजेशन के प्रोसीजर्स हैं। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स तो ये भी मतलब रीवैस्कुलराइजेशन करो, उसकी खून बहाल करो उस नाली में जो ब्लॉक हुई है। अच्छा, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर मैं पढ़ा चुका हूँ, बड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, काजिज आपने देख लिए। हाईएस्ट वैसे ही मैं दिल किया तो बता रहा हूँ, हाईएस्ट पता है आपको कार्डियक आउटपुट फेलियर कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? बेरी बेरी में, विटामिन थायमीन डेफिशिएंसी में, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी में ना हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट अभी तक डिटेक्ट हुई है दुनिया में। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है? अनीमिया है तो उसको वो लगाओ, आरबीसीज वगैरह लगाओ, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दो, ज़्यादा ही कम है तो वो उसे वो विनोफर वगैरह लगवाओ, बेरी बेरी है तो उसको थायमीन दो, साथ में डिजेक्शन भी दो, थायमीन डेफिशिएंसी होती है ना। पेजेट डिजीज है तो उसको वो ये गोलियां कुछ हड्डियों के लिए बिस्फोस्फोनेट्स वगैरह वो दो। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, पेरीपार्टम मतलब बर्थ के करीब, पेरीपार्टम, पार्टम डिलीवरी बर्थ, और पेरी मतलब उसके आसपास, ठीक है, उसके पास पास। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो भी किसी बंदे को ऑफ डिलीवरी किसी बंदे को औरत को होता है हार्ट फेलियर तो हम कैटेगराइज करते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह यही, एक वजह तो यही है ना यार, आपको बताया आपको 1.5 हो जाता है प्लाज्मा, तो दिल को उस अरसे में ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से कुछ ये एक रीजन हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलें तो इसका इंसिडेंस आ गया, etiology आ गई, सिम्टम्स आ गई। अच्छा, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी काज करवा सकते हैं। सिम्टम्स वही हार्ट फेलियर वाले होंगे, मतलब है हार्ट फेलियर ही, लेकिन हम एसोसिएट करें विद प्रेगनेंसी, बस इतना से याद रखना है हमने। करना क्या है? ईसीजी, एको, एक्सरे जो भी आता है, सीटी, एमआरआई कुछ भी करो। मैनेजमेंट कैसे करनी है? वही हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट करो, और एंटीकोगुलेशन वगैरह दो, एपेको। अच्छा, आपको पता है? ओके, नहीं आपको नहीं पता, हाँ, आपको बताना है। प्रोग्नोसिस आ गया, फिर इसमें क्या है कि प्रोग्नोसिस, इफ कार्डियोमेगाली डज नॉट रिजॉल्व, कहता है अगर तो कार्डियोमेगाली रिजॉल्व हो जाती है तो 5 साल में 35% मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं होती तो 50% केसेस जो है ना विद एन ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी हो जाएगी। चलो।